हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 24 जून के एपिसोड में हम कवर करेंगे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए हाईली रेलेवेंट है। पहले बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स का डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन द ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट अंडर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। दूसरा हम लोग बात करेंगे इंडिया का ब्रेक थ्रू इन क्वांटम कम्युनिकेशन लेड बाय आईआईटी दिल्ली एंड डीआरडीओ। तीसरा विल टॉक अबाउट कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द अंबुबाशी मेला इन असम। और चौथा बात करेंगे इजराइल के न्यूक्लियर डिटरेंस डॉक्ट्रिन को लेकर एक कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट, द सैमसन ऑप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला मुद्दे से। सबसे पहले बात करते हैं यूएस के एंट्री इन द ऑनगोइंग ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। यूएसए ने रिसेंटली ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन के तहत B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स से 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बॉम्ब्स 3 मेजर ईरानियन साइट्स पर गिराए गए हैं। ये साइट्स है फर्दो, जो सबसे क्रिटिकल है और डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटी है ये ईरान का। दूसरा हो गया नतान्ज, ईरान का लार्जेस्ट एनरिचमेंट सेंटर है ये, और पहले भी इजरायली अटैक्स में ये डैमेज हो चुका है। तीसरा साइट है इस्फहान, जहां नियर बॉम्ब ग्रेड न्यूक्लियर फ्यूल होने का सस्पेशन है। तो अभी सोचिए, एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ इजराइल, और अब बीच में यूएस भी एक्टिवली मिलिट्री एक्शन ले रहा है। तो चलिए थोड़ा समझते हैं इस डेवलपमेंट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया पर। पहला पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया ने ट्रेडिशनली ईरान पर काफ़ी डिपेंड किया है ऑयल के लिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट होता है तो ऑयल इंपोर्ट्स में भी दिक्कत हो सकती है। दूसरा, स्ट्रेटेजिक डिलेमा। इंडिया की बैलेंसिंग काफ़ी मुश्किल हो जाती है जब एक तरफ यूएस और इजराइल जैसे पार्टनर्स होते हैं और दूसरी तरफ ईरान जैसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। तीसरा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स जो इंडिया ईरान के साथ मिलकर डेवलप कर रहा है, वो सब हॉल हो सकता है। साथ ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हम लोग IMEC भी कहते हैं, वो भी एक टर्बुलेंट फेज में जा सकता है। और एक बड़ा कॉन्सर्न है इंडियन डायस्पोरा और इकोनॉमी के लेके। अगर वेस्ट एशिया में टेंशन्स बढ़ती है तो ऑपरेशन सिंधु के थ्रू जैसे अभी इंडियंस को वापस लाना पड़ रहा है, इसमें से क्या हो सकता है कि रेमिटेंसेस थोड़ा गिरेंगे और फॉरेक्स रिजर्व्स पे प्रेशर बढ़ेगा। ऑयल प्राइसेस भी बढ़ने से कॉस्ट इन्फ्लेशन हो सकता है। अब चलिए थोड़ा देखते हैं ग्लोबली भी इसका क्या क्या कॉन्सर्न्स हो सकता है। सबसे पहले इशू है ट्रेड डिस्ट्रप्शन। ईरान की पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने का डिसाइड कर लिया है ऑलरेडी, और ये एक मेजर ग्लोबल ऑयल ट्रेड रूट है। दूसरा, स्पिल ओवर इफेक्ट। इस एस्केलेशन का इम्पैक्ट ईरान के आसपास के यूएस एलीज जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, UAE हो गया, ओमान, इन पे भी पड़ सकता है। तीसरा हो गया वर्ल्ड इकोनॉमी। ऑलरेडी ऑयल प्राइसेस हाई है और इंस्टेबिलिटी से इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है। और चौथा, लोग इन यूएस एक्शन को कंपेयर कर रहे हैं 2003 के इराक इन्वेशन से, जहां पे केमिकल वेपन्स का फॉल्स क्लेम्स के बेसिस पे अटैक हुआ था इराक के ऊपर। चलिए इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। यूएस का वेस्ट एशिया में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, एज वी ऑल नो, मोस्टली ड्यू टू ऑयल रिजर्व्स। लेकिन 1979 में जब ईरान रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद ईरान और यूएस के रिलेशंस बिगड़ने शुरू हुए और यूएस ने सऊदी अरेबिया को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया। वेस्ट एशिया में शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भी एक मेजर बैकग्राउंड फैक्टर है। ईरान शिया डोमिनेटेड है, जबकि सऊदी अरेबिया और बाकी गल्फ कंट्री जितना भी है वो सुन्नी मेजॉरिटी है। इन्हीं सेक्टेरियन डिफरेंसेस की वजह से रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स और जियोपॉलिटिक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब देखते हैं इराक का रोल। तो पहले सद्दाम हुसैन जब हुआ करते थे, वो एक सुन्नी डिक्टेटर था और ईरान से वो हॉस्टाइल था। इसी वजह से यूएस ने इनिशियली सद्दाम को सपोर्ट किया। 1919 में जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत को अटैक किया, जो एक ऑयल रिच कंट्री था, यूएस ने पहले उसको पीसफुली इराक को पीसफुली विड्रॉ करने को बोला। लेकिन जब सद्दाम मना कर दिया तो यूएस ने मिलिट्री एक्शन और इराक को फोर्सिबली वहां से निकालना पड़ा। यही से सद्दाम और यूएस के बीच हॉस्टिलिटी स्टार्ट हुई। सद्दाम ने ओपनली यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सीनियर को इंसल्ट किया। इवन उनका फोटो फ्लोर पे, अपना जो पैलेस होटल था उनका फ्लोर में लगाया और उनको थोड़ा पर्सनल लेवल तक इंसल्ट झेलना हुआ। 2003 में जॉर्ज बुश जूनियर ने इराक को इन्वेट किया। बोला गया कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और सद्दाम अपने लोगों को टॉर्चर करता है। एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये पर्सनल रिवेंज भी हो सकता है। सद्दाम को ट्रायल के बाद कैप्चर करके एग्जीक्यूट कर दिया गया। पर इस सेकंड
इराक वॉर का आउटकम क्या था, इसको भी समझना थोड़ा ज़रूरी है। एक कम्प्लीटली एनार्की हो पड़ा इराक में। सद्दाम डिक्टेटर था, लेकिन इराक एक प्रोग्रेसिव कंट्री हुआ करता था। उसके बाद इराक लॉलेसनेस में चला गया और राइज ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स होने को स्टार्ट हुआ, जैसे कि आइसिस उभर कर आए। तो एस्पिरेंट्स, ये पूरा बैकड्रॉप आपको वेस्ट एशिया के करंट सिचुएशन को समझने में मदद करेगा, इसलिए हम लोगों ने ये कवर किया और ये यूपीएससी के लिए भी काफ़ी रेलेवेंट है। इसी टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, इंडिया का ब्रेक थ्रू इन क्वांटम कम्युनिकेशन। लेकिन पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये क्वांटम फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स होता क्या है। अगर बोला जाए तो फिजिक्स के दो मेजर डायमेंशंस होते हैं, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल और क्वांटम दोनों फिजिकल वर्ल्ड को समझाते हैं, लेकिन अलग अलग लेवल पर। क्लासिकल लेवल उन बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होता है, जैसे कि प्लैनेट्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, जो भी हम लोग देखते हैं क्लासिकल फिजिक्स उसमें डील करता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स छोटी चीज़ों में डील करता है, जैसे कि एटॉम्स और पार्टिकल्स का बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। तो क्लासिकल फिजिक्स का रूल्स है जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन और थर्मोडायनेमिक्स। वही क्वांटम फिजिक्स के रूल्स थोड़े एडवांस होते हैं, जैसे कि स्क्रॉडिंजर इक्वेशन और हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी लाइट को अगर कहे कि लाइट, इफ वी हैव टू एक्सप्लेन लाइट में भी दोनों का व्यू अलग अलग होता है। क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि लाइट एक वेव है, और क्वांटम फिजिक्स कहता है कि लाइट एक वेव भी है और पार्टिकल भी है, और उस पार्टिकल को फोटोन कहते हैं। अभी एक मेजर फर्क है कि क्लासिकल फिजिक्स डिटर्मिनिस्टिक होता है, मतलब रिजल्ट्स उसके फिक्स होते हैं, पर क्वांटम फिजिक्स प्रोबेबिलिस्टिक होती है, मतलब सिर्फ प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। 100% इसका कोई गारंटी नहीं होती। चलिए अब बात करते हैं क्वांटम कम्युनिकेशन की, जो एक नई और पावरफुल टेक्नोलॉजी है। क्वांटम कम्युनिकेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन को भेजना क्वांटम रूल्स के जरिए, और दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, सुपरपोजिशन और क्वांटम एंटेंगलमेंट। अब आसान भाषा में समझते हैं, सुपरपोजिशन क्या होता है। नॉर्मल कंप्यूटर 0 और 1 को यूज करता है, इन्हें कहते हैं हम लोग बिट्स, या तो ये 0 है या तो 1 है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स यूज करता है क्यूबिट्स, और क्यूबिट्स एक ही समय पे बोथ 0 और 1 हो सकता है। एक सिंपल एग्जांपल सोचिए एक कॉइन हवा में स्पिन हो रहा है। जब तक वो जमीन पे नहीं गिरता तब तक क्या हो सकता है, तब तक वो हेड्स भी हो सकता है और टेल्स भी हो सकता है। ऐसे ही क्यूबिट्स दोनों स्टेट में एक साथ हो सकता है, इसे कहता है सुपरपोजिशन। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, क्वांटम एंटेंगलमेंट। इसमें क्या होता है, अगर दो क्यूबिट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाए, तो अगर एक स्टेट चेंज करो तो दूसरा भी तुरंत चेंज हो जाता है, चाहे वो कितनी भी दूर हो। इसे बन जाता है इंस्टेंट और सिक्योर कम्युनिकेशन, बिना किसी डिले की। अब ये क्वांटम कम्युनिकेशन का यूज कहाँ हो सकता है? साइबर सिक्योरिटी में, जैसे सिक्योर मिलिट्री मैसेज भेजना, बैंकिंग एंड फाइनेंस, जहाँ कस्टमर्स के ट्रांजैक्शंस को सेफ रखना होता है, गवर्नमेंट और डिफेंस में यूज हो सकता है, जहाँ सीक्रेट ऑपरेशंस में सिक्योर बातचीत के लिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज हो सकता है, दूर दूर तक डेटा भेजने के लिए, जैसे चाइना के पास अपना मिसियस सैटेलाइट के थ्रू। अब चलते हैं करंट न्यूज़ की तरफ, विच इज़ अबाउट लेटेस्ट प्रोग्रेस इन इंडिया। कुछ टाइम पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया कि आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने मिलकर एक मेजर अचीवमेंट हासिल की है। उन्होंने 1 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर क्वांटम कम्युनिकेशन सक्सेसफुली टेस्ट किया, बिना किसी वायर के, फ्री स्पेस में। और आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर्स कह रहे हैं कि 2030 तक इंडिया सैटेलाइट के थ्रू क्वांटम कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकता है। सोच के देखिए, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अगर इंडिया में डेवलप हो गई तो साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस और इवन बैंकिंग में एक नई रिवॉल्यूशन आ सकती है। इस टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं एक यूनिक कल्चरल इवेंट की तरफ, जो इंडियन सोसाइटी का डाइवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस को रिफ्लेक्ट करता है। असम का अंबुबाशी मेला 22 जून को कामाख्या टेम्पल में अंबुबाशी महायुग शुरू हुआ है। ये 4 दिन का रिचुअल है जो गॉडेस कामाख्या के एनुअल मेंस्ट्रुएशन साइकिल को सिंबॉलिकली सेलिब्रेट करता है। टेम्पल 3 दिन के लिए क्लोज रहती है और 4th डे पर रेड क्लॉथ, जो शक्तिपीठ को ढका जाता है, जिससे उससे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अंबुबाची मेला को महाकुंभ ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये ह्यूज नंबर में डिवोटीज को अट्रैक्ट करता है। कल्चरल लेवल पर इसका डीप सिग्निफिकेंस है।
जहाँ कई जगहों पे मेंस्ट्रुएशन एक टैबू है, वही असम में इसे इतना टैबू रूप में नहीं माना जाता है। असम में जब भी कोई बेटी एडोलेसेंस एज पहुंचता है, तब वो एज को सेलिब्रेट किया जाता है थ्रू रिचुअल्स लाइक टुलोनी बिया। मेला के दौरान मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए जाते हैं। संस्कृत में अंबुबाशी का अर्थ होता है अर्थ के वाटर्स का उभरना, जो मॉनसून और फर्टिलिटी का भी एक सिंबल है। और अब आते हैं आज के चौथे और फाइनल टॉपिक पर, द सैमसन ऑप्शन। ये टर्म इजराइल की एक कंट्रोवर्शियल बट स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिटेरेंस डॉक्ट्रिन को रेफर करता है। इसके मुताबिक अगर इजराइल को कभी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेस करना पड़े तो वो अपना न्यूक्लियर आर्सेनल का यूज कर सकता है, इवन इफ इट मीन्स म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। यह टर्म बाइब्लिकल कैरेक्टर सैमसन से इंस्पायर्ड है, जिसने अपने एनिमीज के साथ अपने ऊपर भी टेम्पल गिरा दिया था, सो दैट एवरीवन पेरिशेस टुगेदर। ऑफिशियली इजराइल ने कभी ओपनली इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में माना जाता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और अगर कभी सर्वाइवल पे सवाल उठा तो वो सैमसन ऑप्शन एक्टिवेट कर सकता है। आज के इजराइल ईरान के टेंशंस के कॉन्टेक्स्ट में जब भी यूएस कॉन्फ्लिक्ट, अभी जो यूएस भी आ चुका है इस कॉन्फ्लिक्ट में, ये एक्टिवली एक चल रहा है वार, ये डॉक्ट्रिन और ज़्यादा रेलेवेंट हो गई है इसके लिए। अगर रीजनल एस्केलेशन न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक पहुंचती है तो कॉन्सिक्वेंसेस पूरे ग्लोब के लिए डिवास्टेटिंग हो सकता है। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज के एपिसोड में हमने 4 डाइवर्स टॉपिक्स कवर किए। एक सीरियस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, एक फ्यूचरिस्टिक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, एक कल्चरली रिच ट्रेडिशन और एक कंट्रोवर्शियल स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन। ये सब टॉपिक्स ना सिर्फ फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, बल्कि ऐसे और जीएस पेपर्स में इनका एनालिटिकल यूज भी आपको एडवांटेज दे सकता है। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे आज के करंट अफेयर्स टॉपिक्स। कीप अप विथ योर स्टडीज विद डेडिकेशन। दिस इज फोकस एसपीएम यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।